हेलो दोस्तों, मैं अमित सर विद पीडीए क्लासेस के साथ हम आपके साथ कंटिन्यू इंडियन पॉलिटी को लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखा। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने कहा था मैं आपके साथ डिटेल से बात करूंगा उनकी। जहाँ डिटेल भी नहीं लूंगा, इतना लूंगा कि आपके साथ नॉर्मली बेसिक आपको क्लेरिफाई हो जाए। वहाँ मैं ज़्यादा वीडियो की लेंथ ना हो, इस वजह से वहाँ मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर सका। आज हम जो लेने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे आपके साथ, उसी की विशेषता है आपातकाल। आपातकालीन आपातकालीन जो संबंध है, कॉन्सेप्ट है आपातकालीन प्रावधान। इसकी हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और इसकी जरूरत क्या है और आपातकाल क्या है। ये बेसिक में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे आप क्लैरिफाई करके समझ लेना। आपातकाल का मतलब होता है, सीधा सीधा सा इसका शब्द का मतलब है कि कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई भी ऐसी टर्म आ जाए, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो, तो उस समय देश में एक ऐसी स्थिति बन जाए या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसी स्थिति बन जाए कि उस समय हमें इमरजेंसी या आपातकाल घोषित करना पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है कि उस समय प्रोविजन क्या होंगे। तो इमरजेंसी के जो कॉन्सेप्ट है इंडिया अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 3 टाइप के आपातकाल की बात की गई है। 3 टाइप है, जिसमें एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। फिर दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। देखो ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल यहाँ पे 352 आएगा और राष्ट्रपति शासन के लिए 2 आर्टिकल है, एक है 356 और एक है 365। इनको मैं डिटेल से समझाऊंगा और इसके लिए आर्टिकल की बात करूं 360 है। तो सबसे पहले हम लोग आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे, वो करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, आर्टिकल 352 में बताया गया है। बात आते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या होंगे, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो एक किस बेस पे लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी क्यों अनाउंसमेंट की जाती है, इसको क्या जरूरत पड़ती है कि इसकी अनाउंसमेंट करें। देखो, नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है एक इंडिया लेवल पे लगाना जिसमें पूरा देश संकट में हो या पूरे देश में ऐसी टर्म एंड कंडीशन बन जाए, इस प्रकार से कुछ ऐसा मतलब कंडीशन आ जाए जिसमें हमें लगे कि पूरे देश में सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब अलर्ट हो जाएं, सभी सचेत हो जाएं और सभी एक किसी भी प्रकार की कंडीशन के लिए हम लोग क्या रहें, रेडी या तैयार रहें। उसी में इसे नेशनल इमरजेंसी बोला। और इसमें 3 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जैसे कि या तो किसी देश के साथ हमारा क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, या फिर कोई बाहरी देश हमारे ऊपर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, या फिर क्या हो जाए, या फिर हमारी भारतीय जो सेना है वो सशस्त्र विद्रोह कर दे, सेना क्या कर दे, विद्रोह कर दे। तो ये 3 आधार पर नेशनल इमरजेंसी को घोषित हम कर सकते हैं और इसे घोषित करने का काम राष्ट्रपति का रहता है, मतलब अनाउंसमेंट करने का काम। इसे इसलिए नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी जब लगती है तो ऐसे में जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, मौलिक अधिकार रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं कि पूरे मौलिक अधिकार हमारे सस्पेंड होंगे। इसमें सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हमारा सस्पेंड होगा वो आर्टिकल 19 हो जाएगा, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की जो आज़ादी है, आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। और भी अधिकार हैं और भी फंडामेंटल राइट्स है जिनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये है, अगर मैं बात करूं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अगर सेना विद्रोह करती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होता है ना, ये वाले यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, सस्पेंड होते हैं मौलिक अधिकार। बेसिकली ये ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको बेसिक देख लीजिए क्या क्या देखना है, बाकी इनको बहुत डिस्कस है, बहुत डिटेल से मैं बता दूं। स्टार्टिंग में युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट होती थी। सशस्त्र विद्रोह का कॉन्सेप्ट 1974, मतलब कह सकते 1975 के बाद से जोड़ा गया है इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट,
इससे पहले एक कॉन्सेप्ट नहीं था, इससे पहले केवल इन्हीं दो आधारों पर आपका इमरजेंसी घोषित की जाती थी। अब नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल क्या कंडीशन होती है? ऐसे में क्या होता है कि या तो ये पूरे देश में, मतलब पूरे राज्य, सॉरी देश शब्द यूज नहीं करेंगे, पूरे राज्य में इसको लगा सकते हैं, या कोई किसी स्पेशल या जिस जगह हमें कह सकते हैं सचेत एरिया है, या फिर वहाँ पर जो जैसे मान लो पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर से अटैक हुआ, तो या तो फिर उसे पर्टिकुलर एरिया में लगा सकते हैं या कोई विशेष क्षेत्र में, ठीक है, या तो पूरे देश में से लगा सकते हैं या किसी विशेष क्षेत्र में इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट इसको लागू करवाता है। और मैं यहाँ पे बेसिकली बात बता दूं, नेशनल इमरजेंसी अनाउंसमेंट करने के बाद ये बेसिकली कितने टाइम तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो इसे मिनिमम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो इसे राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, और अगर लगता है अगले साल तो फिर भी बढ़ा सकता है। ऐसे करके इसे अनंत समय, मतलब कि जब तक कंडीशन सही नहीं आती है तो जब तक इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो और ये सब हर बार हमें संसद मतलब पार्लियामेंट से इसे अनुमोदन या पास कराना होगा इसे बढ़ाने के लिए। तो ये है आपका नेशनल इमरजेंसी। दूसरा आता है, दूसरा जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। सेकंड नंबर की इमरजेंसी कौन सी है? राष्ट्रपति शासन। चलो बेसिक एक पॉइंट और सुन लो इसमें, नेशनल इमरजेंसी में अब तक भारत में कितनी बार, तो 3 बार लग चुकी है। कितनी बार? 3 बार नेशनल इमरजेंसी हो चुकी है अनाउंसमेंट। एक बार जब पहली बार हुई थी तो 1962 के बार में जब अटैक हुआ था। दूसरी बार जब हुई थी तो 1971 में, और एक बार जब हुई थी तो 1974 में सशस्त्र विद्रोह के टाइम पे। तो ऐसे करके नेशनल इमरजेंसी ये लग चुकी है। तो थोड़ा यहाँ देख लेना कि कितनी बार भारत में अनाउंसमेंट हो चुकी। अब आता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन के लिए आर्टिकल बेसिकली है तो 355, लेकिन इसमें 2 कंडीशन बताई गई है। एक बताई गई है 356 और एक बताई गई है 365। ये अच्छे से समझ लो। जब किसी 356 में एक आ गया, जब कोई राज्य, कोई स्टेट है, कोई स्टेट संविधान के अनुसार काम ना करे, क्या ना कर रहा हो, संविधान के अनुसार या संविधान के अकॉर्डिंग क्या ना करे, कार्य ना करे, तो ऐसी कंडीशन में जो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, उसे ऐसा संज्ञान हो जाए कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी कर रही है और वो वर्क नहीं कर रही है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो फिर वो ऐसे में राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करके कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, संविधान का अतिक्रमण कर रही है या उसके रूल को फॉलो नहीं कर रही, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उस सब पावर को अपने हाथ में ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी गवर्नमेंट है उसको पावर को समाप्त कर सकता है। तो एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जब कोई स्टेट, ये अच्छे से समझना इसलिए मैं इसे अलग से समझ रहा, जब कोई स्टेट केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग काम ना करे, केंद्र सरकार मतलब कि केंद्र सरकार के अनुसार कार्य ना करे, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और ऐसे करके अगर सब ऐसे प्रेसिडेंट रूल लगता है तो मिनिमम इसे कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितने साल किसी भी राज्य में लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम इसका 1-1 साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे जो मैक्सिमम जो टाइम होगा इसे 3 वर्ष के लिए, इससे ज्यादा नहीं इसे लगा सकते 3 वर्ष तक। जैसे वो तो उसको अनलिमिटेड कर सकते हैं जब जैसी जरूरत पड़ेगी, बाकी 3 वर्ष के लिए यहाँ पे लग सकता है। ये हो गया आपका। अगला आता है लास्ट वाला, तीसरा देखिए, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब ऐसा हमें लगे या ऐसा संज्ञान आ जाए कि देश में वित्तीय संकट आ गया है, ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है कि आरबीआई के पास पैसा नहीं बचा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा है, बैंकों के पास पैसा नहीं बचा है, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, कॉरपोरेट बैंक्स हैं,
तो ऐसी कंडीशन में लगता है जितने भी ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, या गजेटेड ऑफिसर, या बड़े बड़े मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, या उपमंत्री मतलब वाइस मिनिस्टर, जो भी हैं इन पदों पर बैठे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था अब एकदम पटरी से उतर चुकी है, और ऐसी कंडीशन में से संभालने के लिए देश में नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी अनाउंसमेंट की जाती है। वो भी किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी अनाउंसमेंट की जाती है। और जितने भी हायर पोस्ट पे हैं उन सबकी सैलरी को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। अब वो कितना काटा जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितना। जैसे अभी जस्ट 2019-20 में कोरोना का जो ड्यूरेशन था, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे तो मैं नहीं कह सकता कि देश में यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो। हाँ, हालात थे, लगा सकते थे, लेकिन नहीं पड़ी जरूरत। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, आंध्रा गवर्नमेंट और भी गवर्नमेंटों ने यहाँ पे कुछ जो ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी को कट किया 30%, 25%, 35%। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो देश में हालात जो हो जाते हैं, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है जब पैसा ना बचा हो। तो ऐसी कंडीशन में किया जा सकता है। और खुशी की बात यह है कि अब तक एक बार भी घोषणा नहीं हुई है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा भारत में। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिकली पूछ सकता है कि कितनी बार भारत में लग चुका है वित्तीय, तो एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ये कंडीशन है, और इस पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे लगता है, जब जैसा लगे। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ बातें बेसिकली और कर लूँगा। आर्टिकल और देख लो कि आर्टिकल जो 358 है और आर्टिकल 359 है। तो आर्टिकल 358 के तहत जब इमरजेंसी अनाउंस होती है तो आर्टिकल 19 को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड हो जाता है मतलब कि ये निलंबित आर्टिकल हो जाता है तुरंत ही जैसे इमरजेंसी की अनाउंसमेंट होती है। और वहीं आर्टिकल 359 में 20 और 21 को छोड़कर सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं छोड़कर। तो आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है समय के अकॉर्डिंग तो इन आर्टिकलों को भी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। तो ये था आपका नेशनल इमरजेंसी, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जितना था जरूरत है। इनके आर्टिकल इंपोर्टेंट है, कब किसके लिए बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि वो अनंत तक है, लिमिटेड है। एज का 3 ईयर फिक्स है, 1, 1, 2, 3 करके बढ़ा सकते हैं। अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। इस पर और मैं डिटेल से लेक्चर लाऊंगा और मैं बात करूंगा जो स्पेशल इमरजेंसी वाले टॉपिक की हम बात करेंगे। अभी ये विशेषताओं के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने ठीक बता दिया, अभी मतलब थोड़ा सा हल्का मैंने कहा आपका क्लैरिफाई हो जाए। एक दो विशेषताएं अगर मुझे लगता है कि जो वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बता पाया, ज़्यादा आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाया, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, तो मैं ऐसे करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि सर कोई एक आध ऐसा फीचर जो आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ या समझ में नहीं आया, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उसी हिसाब से ये प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं टॉपिक क्या होगा। बेसिकली आपका जो टॉपिक आएगा वो बेसिकली आपका टॉपिक आने वाला है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना भारतीय संविधान की बात करेंगे। ओके, जय हिंद।